ओके, नेक्स्ट जो बात हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन द अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। देखो, सबसे पहली बात तो हम अभी तक ऐसा नहीं कह सकते कि जो नंबर्स हमारी बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं वो फिक्स नंबर है ना, क्योंकि जब हम लोग जानते हैं जैसे जैसे हम लोग न्यूअर एरियाज को एक्सप्लॉइट करेंगे तो नई नई स्पीशीज हमें मिलेंगी और मिलती रहती हैं। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस वैल्यूज के ऊपर, जिन वैल्यूज के ऊपर करना है वो सिर्फ दो वैल्यूज हैं। नंबर वन 1.5 मिलियन एंड सेकेंड इज 7 मिलियन। ओके, ये जो 1.5 क्या है, सो अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, ओके 2004, और अभी हम लोग 24 तक पहुंचने वाले। ओके, तो 2004 का जो डाटा अपनी बुक के अंदर दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब्ड सो फार स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। ओके, तो एक तो वैल्यू ये रफली दिमाग में रखनी है 2004 IUCN की। सेकंड, जो एक एस्टिमेट दे रखा है रॉबर्ट मे का, एक एस्टिमेशन है जिसके अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेटली जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी होनी चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली अबाउट 7 मिलियन हो सकती है। ओके, ये एक रेंज बना रखी है। ठीक है, सो मोर, मतलब ऐसा तो ये भी कहा गया है कि 20 to 50 मिलियन तक भी हो सकती है, कोई हमारे पास लिमिट नहीं है। बट एक कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली साउंड जो वैल्यू दी थी वो रॉबर्ट मे ने दी थी, और वो क्या थी, दैट वाज 7 मिलियन। पर यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बट ये तीन वैल्यूज थोड़ी सी दिमाग में रख लेना। क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इस यहाँ से बनते हैं। ये देखो आपकी बुक के अंदर ना पाई डायग्राम दे रखे हैं, ये पाई डायग्राम आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये पाई डायग्राम एज सच आप लोग लर्न कर लेना, बिल्कुल इसमें ना कुछ भी ऊपर नीचे मत करना, बिल्कुल जैसा दे रखा है ऐसा कैसा इसको लर्न कर लेना। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, यहाँ पर क्या शो किया गया है, दिस इज शोइंग द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, और उसको ना प्रोपोर्शनेट करके आपको यहाँ पर पाई डायग्राम के बेस पे दिखाया गया है। जैसे हम इनवर्टिब्रेट्स का लेते हैं, फर्स्ट डायग्राम लेते हैं इनवर्टिब्रेट्स का, तो बच्चों इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो सबसे ज्यादा नंबर है, जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, दैट इज इंसेक्ट। याद रखना, इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट, हमारा जो प्लांट किंगडम है उसमें हमारे पास फंजाई एंड एंजियोस्पर्म, और जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर है वो फिशेस के हैं। तो ये एक तो आप चीज इसको दिमाग के अंदर सेट रखना। ओके, इसके बाद में मैं डायग्राम याद करने का क्यों कह रही हूँ, कैसा क्वेश्चन बनेगा वो देखो। जैसे सपोज इनवर्टिब्रेट्स का एग्जांपल लेते हैं, वहां पर यहाँ पर तो लिख दिया इंसेक्ट्स, बट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ पर दे दिया 1, यहाँ पर दे दिया 2, और आपसे पूछा गया भाई इन दो ग्रुप्स के नाम बताओ। तो अगर आपने इस पाई डायग्राम को याद कर रखा है तो आप फटाफट वहां पर नाम दे सकोगे। ओके, तो ये आपको ऐसा सच याद रखना है, पाई डायग्राम याद कर लेना है। ओके, यहाँ से देखो दूसरा जो क्वेश्चन, यहाँ से बस मुझे ये एक ही क्वेश्चन नजर आ रहा है, पाई डायग्राम को याद करना, और कोई भी अगर फिल इन द ब्लैंक दे दिया नंबर, ये यहाँ पे सपोज ऐसे दे दिया 1 2 3, तो इन तीनों को फिल करना है। तो ये तीन नाम अगर आपको पता है तो आप उन तीनों नामों को आराम से दे पाओगे। क्लियर? चल, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। दिस इज द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर हम नंबर 1 बात करेंगे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की। तो देखो, कुछ हमारा, अगर मैं ग्लोब को यहाँ पे ऐसे कुछ ड्रॉ करूँ और इसके लैटिट्यूड्स को शो करने की कोशिश करूँ, तो ये मैंने बीच में जो लाइन बनाई है, दिस लाइन है ना, ये मेरे इक्वेटर को शो कर रही है, इक्वेटर। ठीक है, और इक्वेटर के दोनों तरफ नॉर्थ, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नॉर्थ, दिस इज द साउथ। इक्वेटर के दोनों तरफ नॉर्थ एंड साउथ की बात करते हैं, तो ये जो एरिया मेरे पास बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल।
ओके। और फिर हम इससे और आगे जाते हैं तो हमारे पास में टेम्परेट एरिया है, नॉर्थ में भी साउथ में भी टेम्परेट एरिया, और फिर पोलर रीजन, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हमारे पास में एक इमेज हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट यानी कि कुछ घटता बढ़ता क्रम होना चाहिए हमारे पास में। तो देखो पूरे ग्लोब में या पूरे वर्ल्ड के अंदर प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, या प्लांट्स नहीं कहूंगी मैं, बायोडाइवर्सिटी या स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोई यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी अर्थ के ऊपर सब जगह यूनिफॉर्म स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऐसा पैटर्न हमारे पास में नहीं है। हमारे पास कैसा पैटर्न है कि सपोज ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर स्पीशीज बहुत ज्यादा है। इसके बाद जैसे जैसे हम यहाँ से थोड़ा दूर जाते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज कम होती जाती है, और पोलर रीजन में ये बहुत कम हो जाती है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न है। तो ये क्या है, दिस इज द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड ग्रेडियंट। ठीक है, लैटिट्यूड ग्रेडियंट। तो हमारे पास अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको हमें समझना है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारा जो ये ट्रॉपिकल एरिया है इक्वेटर के पास में, यहाँ पर हमारे पास में स्पीशीज रिचनेस ज्यादा क्यों है, ये चीज हमें अच्छी तरह से समझनी है। तो चलो आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये पॉइंट याद कर लेना। वैसे तो अगर तुमने ये डायग्राम्स दिमाग में बैठाए होंगे तो तुमसे कैसे भी पूछा जाए तुम उस आंसर को दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर मूव कर रहे हैं, द स्पीशीज रिचनेस और द स्पीशीज डाइवर्सिटी दैट इज डिक्रीजिंग। ओके, आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे। ट्रॉपिक्स की लैटिट्यूडनल रेंज क्या है ये हमें याद करनी है, विच इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो मैंने यहाँ पर स्पीशीज रिचनेस दिखाई है आपको इस एरिया में, इसकी रेंज क्या है ये देखो। ये जो रेंज मैं यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ, ये जो रेंज है ये हमें याद करनी है। बहुत सिंपल है याद करना, 23.5 नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, सो लैटिट्यूडनल रेंज इज 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। ये जो रेंज है दिस इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्पीशीज। यही कारण है कि इस रेंज में सबसे ज्यादा स्पीशीज हमारे पास प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द टेम्परेट एंड द पोलर एरियाज। ओके, ये पॉइंट अपने को यहाँ पर याद करना है। इसके बाद में कुछ कंपैरिजन दे रखे हैं। कंपैरिजन कैसे दे रखा है देखो, 23.5 डिग्री नॉर्थ की बजाय यहाँ पर हम न्यूयॉर्क पहुंच गए जो 41 डिग्री नॉर्थ में सिचुएटेड है। 41 डिग्री नॉर्थ यानी कि थोड़ा सा ठंडा एरिया आ गया। तो वो यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया गया कि वी हैव लेसर नंबर ऑफ स्पीशीज हियर, 105 स्पीशीज एज कंपेयर टू 1400 स्पीशीज जो हमारे पास कोलंबिया में लोकेटेड है। ठीक है, जो हमारे पास कोलंबिया में प्रेजेंट है बर्ड्स की। तो ये एक थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल्स के साथ में समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा ठंडे एरियाज की ओर बढ़ रहे हैं या जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर चल रहे हैं, टेम्परेट रीजन्स की ओर चल रहे हैं, तो हमारे पास में नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर ग्रीनलैंड का एग्जाम्पल और दे रखा है वेयर 56 स्पीशीज आर प्रेजेंट, और इसका जो लैटिट्यूडनल रेंज है दैट इज 71 डिग्री नॉर्थ। ओके, तो ये लैटिट्यूडनल रेंज हमें सारी याद नहीं करनी है, बट 23.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ ये हमें याद करना है, विच इज फॉर द ट्रॉपिकल रीजन एंड बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल द स्पीशीज। ओके, अच्छा यहाँ से ही बच्चों दूसरा एक क्वेश्चन और निकलता है, भाई ये जो रेंज है ट्रॉपिकल वाली ये बेस्ट क्यों है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला रीजन है सनलाइट। अच्छा देखो सिंपल बात है, किसी भी एरिया में अगर एनिमल्स की स्पीशीज ज्यादा है तो इसका मतलब वहाँ प्लांट्स की स्पीशीज भी ज्यादा होगी।
अब प्लांट्स की स्पीशीज ज़्यादा है उस एरिया में, तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर प्लांट्स को ग्रो होने के लिए सारा एनवायरमेंटल कंडीशंस उनके लिए सुटेबल होंगी। प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? नंबर एक तो सनलाइट होनी चाहिए, नंबर दो वहाँ की सॉइल अच्छी होनी चाहिए, नंबर तीन उसको वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो यानी कि ये सारी चीज़ें ट्रॉपिकल में किसी भी प्लांट के ग्रो होने के लिए हमारे पास में फेवरेबल है। दैट्स वाई प्लांट्स आर मोर देयर, और जहां प्लांट्स होंगे वहीं पर दूसरे एनिमल सरवाइव करेंगे। सो दीज आर द रीजन व्हाई वी हैव द स्पीशीज, मोर स्पीशीज रिचनेस इन द tropical areas as compared to temperate and the polar area. Okay, tropical areas में we have dense population of the plants. चलो आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन यहां से बनता है बच्चों, वो हमारे पास बनता है अमेजोन फॉरेस्ट का। इसको याद रखना, अमेजोन, ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द साउथ अफ्रीका। इसको याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन यहां से, यहाँ पर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी है, हमारी अर्थ की ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? तो ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, ये याद रखना, ठीक है। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। यहाँ बहुत सारे स्पीशीज के नाम नंबर्स दे रखे हैं कि किसकी कितनी स्पीशीज है, बट बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ये याद होना चाहिए कि ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा हमारे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ओके, अब हमारे पास आती है एक हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या है कि भाई क्यों हमारे पास में ट्रॉपिक्स में ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसके लिए कुछ हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस में हमारे पास में बच्चों 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट है स्पीशिएशन, स्पीशिएशन यानी कि स्पीशीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, स्पीशीज कैसे बनी। तो यहाँ एक चीज समझना बच्चों कि स्पीशिएशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए एक ऐसा एरिया जो लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहा हो, लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहा हो, ठीक है। तो वहां पर कोई भी स्पीशीज जो है वो बहुत इजीली सरवाइव करेगी, उसमें वेरिएशंस भी आएंगे और नंबर ऑफ स्पीशीज भी वहां पर इंक्रीज करेगी। ओके, तो इस कंसेप्ट को समझना कि हमारे पास जो ट्रॉपिक्स हैं, जो ट्रॉपिकल एरिया है, वहां पर स्पीशीज रिचनेस क्यों प्रेजेंट है। तो इसको रीड आउट करो। स्पीशिएशन इज अ जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम चाहिए। अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, हमारे पास जो हमारे टेम्परेट एरियाज हैं, ये वाले एरियाज, ये एरियाज पोलर रीजन और ट्रॉपिक रीजन के बीच का एरिया, ये जो एरिया हमारे पास है टेम्परेट एरियाज, इन टेम्परेट एरियाज में पास्ट में क्या हुआ, बहुत ज्यादा ग्लेशिएशंस हुआ, और जिसके कारण ये डिस्टर्ब रहे। हमारे जो टेम्परेट एरियाज हैं, पोलर एरियाज हैं, ये हमारे पास्ट में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहे एज कंपेयर टू दिस ट्रॉपिक रीजन विच इज रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। बहुत सालों तक ये हमारे जो ट्रॉपिक्स है ये कंपैरेटिवली कम डिस्टर्ब हुआ एज compared to temperate and the polar region. So this is the one reason for species richness in the tropics. Okay, first point याद रखना। Second point, the tropical environment. तो जो ट्रॉपिक्स का environment था, ट्रॉपिक्स this region ट्रॉपिक्स का जो environment है, इसके लिए हमें याद करनी है बातें that environment that is the less seasonal, relatively more constant and predictable। तो ये 3 टर्म्स आपको यहाँ से लर्न करके चलना है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट के बारे में। ओके, सो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट दैट वाज द लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। और ऐसा जो कांस्टेंट इन्वायरमेंट है, कांस्टेंट इन्वायरमेंट, इट प्रमोट्स द निच स्पेशलाइजेशन
and leads to a greater species diversity. ओके, तो ये कांस्टेंट एनवायरनमेंट हेल्प करता है निच स्पेशलाइजेशन में, जहाँ पर स्पीशीज अपना एक पर्टिकुलर हैबिटेट बनाती है, जहाँ से वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स, फूड एंड शेल्टर, सारी रिक्वायरमेंट्स उस पर्टिकुलर स्पीशीज की वहाँ से पूरी हो जाती हैं। ओके, तो ऐसा कांस्टेंट एनवायरनमेंट जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन प्रोवाइड कराता है, वो हमारी हेल्प करता है निच स्पेशलाइजेशन में, और जिसके कारण स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट, मीन्स वी हैव मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स। और सोलर एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्रोडक्टिविटी से, ठीक है, प्रोडक्टिविटी। तो सोलर एनर्जी जितनी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी, और जहाँ प्रोडक्टिविटी होगी वहाँ मीन्स प्लांट्स ज़्यादा है, एंड प्लांट ज़्यादा है तो नंबर ऑफ एनिमल्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे। सो दिस अगेन कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रेटर डाइवर्सिटी। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में पढ़ी, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं। तो एक बार इसको दोबारा देखते हैं। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ये पिक्चर अपने दिमाग में रखना, ट्रॉपिक्स को दिमाग में रखना, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, ये अपने दिमाग में रखना कि ये हमारी एक रेंज है विच इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्पीशीज। क्यों बेस्ट है, उसके लिए हमारे पास में 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एनवायरमेंट, टेम्परेचर, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट, प्रोडक्टिविटी, अवेलेबिलिटी which depends on the availability of the solar energy, and undisturbed environment that leads to species richness। ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ से अपने को याद रखते हुए आगे बढ़ना है।